Lecture number 2. Okay, calculus lecture number 2. लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, फिर भी थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। डेरिवेटिव क्या हुए? जैसे कोई एक फंक्शन हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपली फंक्शन ले रहे हैं हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप किसी पॉइंट पे जब डेरिवेटिव निकालते हो तो आप क्या करते हो? d ओवर dx कर देते हैं, d ओवर dx ऑफ y कर देंगे, एंड दैट इज इन दिस केस ट्वाइस एक्स आता है। तो किसी पॉइंट पे आपने उसका डेरिवेटिव निकाला तो उसकी वैल्यू क्या है? ट्वाइस एक्स आई। तो मान लीजिए आपने ये पॉइंट कंसीडर किया x, तो इस पॉइंट पे जो आप जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इस पॉइंट पे आपने जो टेंजेंट ड्रॉ की, वो टेंजेंट x पर x एक्सिस से जो एंगल थीटा बना रही है, तो टेन थीटा की वैल्यू होती है स्लोप m, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस x। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू यहाँ पे 2 दे रखा है तो आपका स्लोप क्या हो गया? 4 हो गया। ओके ओके, तो इसको हम किस तरह से बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x? x में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करने पे y में क्या चेंज आएगा? तो इसको हम कहते हैं dy ओवर dx। ठीक है, एंड इन दिस केस डिपेंड करता है कि x कहाँ पर है। जैसे आपका लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 2, तो यहाँ पे अगर आपने dy ओवर dx किया तो वो आता है 3। ठीक है, 3 का चेंज आया। ओके, इस केस में कितना आएगा? वो ट्वाइस एक्स आएगा। इस केस में ट्वाइस एक्स आएगा। तो किस पॉइंट पे आप चेंज कर रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आपने इसका एक्स इक्वल टू 2 पे रेट ऑफ चेंज देखा तो वो आता है एक्स इक्वल टू 2 पे रेट ऑफ चेंज आएगा 4, एंड एक्स इक्वल टू मान लीजिए आप 5 पे चलेगा तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, यानी उस पॉइंट पे जो आप स्लोप ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 5 पे, तो आपने इसको एक्सटेंड किया नीचे की तरफ, तो ये जो एंगल अल्फा बन रहा होगा, टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन अल्फा की वैल्यू उस पॉइंट पे स्लोप m2 हो जाएगी, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 10। क्लियर? तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात करेंगे। एक मिनट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहला डेरिवेटिव मिलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मिलता है। 1 मिनट। ओके, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज डिफाइन की गई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में सही से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका इंस्टीट्यूट है ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे मान लीजिए आपका होम है, घर है आपका। ठीक है, ए पॉइंट पे आपका घर है, और बी पॉइंट पे आपका इंस्टीट्यूट है। ठीक है, बी पॉइंट पे, बी नहीं, सी पॉइंट पे आपका इंस्टीट्यूट है मेड आई। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड क्लासेस इज एल डिस्टेंस। ठीक है, एल डिस्टेंस है। ओके, आपको ए से सी तक पहुंचने में एक टाइम लगता है टी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर स्पीड, तो आप क्या करोगे? एल बाई टी, यानी डिस्टेंस को आपने टाइम टी से डिवाइड कर दिया, वो आपकी स्पीड हो जाती है। एक्चुअली में क्या हुआ? ये एवरेज स्पीड हुई,
लेकिन एक्चुअली में क्या ऐसा मोशन होता है क्या? आप अपने घर से निकले, मैं एक सिचुएशन कंसीडर करता हूँ, आप अपने घर से निकले, ठीक है, ठीक है, बीच में आपको एक बुक स्टॉल पड़ा, बुक स्टॉल में आपने कुछ पेन्स या रजिस्टर्स वगैरह लिए, ठीक है, फिर वहां से आप जा रहे थे, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक रेड लाइट मिल गई, रेड लाइट मिल गई तो क्या हुआ, रेड लाइट मिल गई तो आप यहाँ पे रुक गए, आपकी वेलोसिटी भी 0 हो गई, ओके। फिर आपका फ्रेंड भी आ रहा था, साइकिल से या बाइसिकल से, आप जैसे भी बाइक वाइक से आप लोग आ रहे थे, आपका फ्रेंड भी आपको रास्ते में मिल गया इंस्टीट्यूट आते हुए, ठीक है, तो आप दोनों ने यहाँ से स्पीड लगा दी और यहाँ पे आके आपकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गई, ठीक है। तो अगर मैंने एल को ले लिया, मान लीजिए 20 किलोमीटर हो गया, आपको 2 आवर लगे, तो मैं मान के चलता हूँ आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए, ये एवरेज स्पीड है, वी एवरेज 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एक्चुअल स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर नहीं रही। ऐसा नहीं हुआ कि आप होम से निकले, अपने घर से निकले और 10 किलोमीटर की कांस्टेंट स्पीड से आप इंस्टीट्यूट पहुंच गए, ठीक है, बीच में आपकी इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, बुक स्टॉल पे आप रुके ना, तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर से आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, फिर यहाँ पे हो सकता है बीच में आपकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर आपने अचीव की हो, आपका फ्रेंड मिल गया और फिर आप 15 किलोमीटर आपने रेसिंग लगाना चालू कर दी, तो वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप सी पर पहुंच गए, ओके। हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी 10 नहीं है, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। तो अगर मैंने आपको कॉल किया, ठीक है, अगर मैंने आपको कॉल किया जब आप बुक स्टॉल पे थे कि कहाँ हो, तो तुमने कहा कि सर हम बुक स्टॉल पे हैं एंड हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो ऑफकोर्स उस टाइम आपकी वेलोसिटी 0 हुई, ठीक है। आप अपने फ्रेंड के साथ फिर अगर रेसिंग लगा लेते हैं, फिर अगर आपको आपसे मैंने पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी या स्पीड, तो आपका स्पीडोमीटर उस टाइम जो दिखा रहा था, हो सकता है वो 20 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा हो, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रहा हो, तो वो जो स्पीडोमीटर आपका दिखा रहा है, आपका स्पीडोमीटर दिखा रहा है जो 50 किलोमीटर पर आवर की, वो आपकी उस इंस्टेंट की स्पीड हुई, तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब इस स्पीड को कैसे निकालेंगे आप? एवरेज स्पीड के लिए तो आपने बहुत सिंपली आपने निकाल लिया, डिस्टेंस एल को टाइम टी से डिवाइड कर दिया, दैट इज द एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मैंने पूछा कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो 50 किलोमीटर की स्पीड आपको बताएगा, तो मैं मानता हूँ कि आप टी इक्वल टू टी पर इनिशियल पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर थे, और एक छोटे से टी इक्वल टू टी जनरल टाइम, जनरल टाइम मैं वर्ड पहले भी यूज कर चुका हूँ, और जनरल टाइम से एक छोटा सा टाइम आप आगे बढ़ गए, डेल टी, तो अब ऑफकोर्स थोड़ा सा डिस्टेंस भी आगे बढ़ गए होंगे, एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेंस पे आगे होंगे, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस डेल टी टाइम, डेल एक्स बाई डेल टी। अगर मैं उसी लिमिट को डेल टी को बहुत छोटा कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया, डी एक्स ओवर डी टी, सॉरी एक्स लिख दिया मैंने वहाँ पे, डी एक्स ओवर डी टी, ये आपकी उस इंस्टेंट की वेलोसिटी होगी, तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू rate of change of displacement with respect to time is called instantaneous velocity, ठीक है, ठीक है। अभी व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मैंने मान लिया यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कुछ थी v1, ठीक है, t इक्वल टू टी पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, t इक्वल टू टी पे आपकी वेलोसिटी थी v1, और t इक्वल टू t2 पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, v2, ठीक है। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, डेल v इक्वल टू व्हाट, v2 माइनस v1, ठीक है। अभी आप डेल टी को टाइम डेल टी से डिवाइड कर देंगे, डेल टी, और आपने टाइम बहुत ही छोटा लिया, उस छोटे से टाइम में आपकी जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो लिमिट डेल्टा टेंड टू 0, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द डी वी ओवर डी टी, तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ओके। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ठीक है। अगर पॉइंट सी पर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी सी, पॉइंट ए पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी ए, और टोटल टाइम टी से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड योर
average acceleration. Average acceleration. And what is your instantaneous acceleration? Rate of change of velocity with respect to time is called instantaneous acceleration. ठीक है, ठीक है, ओके। यहीं पे इसको डिफाइन किया गया, v equal to dx over dt. This means the velocity v is the rate of change of displacement x with respect to time t. Acceleration, acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. ठीक है। फोर्स, फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम p को किस तरह से डिफाइन किया गया, मोमेंटम t इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी v। ठीक है, तो डेल्टा p कितना हो जाएगा, p फाइनल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, p फाइनल माइनस p इनिशियल इज द चेंज इन मोमेंटम। अगर आप उसे टाइम t से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम t डेल t। अब लिमिट डेल t टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, d ओवर dt ऑफ p एंड दैट इज अ फोर्स f। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स f? फोर्स f इज द rate of change of momentum with respect to time is called force। टॉर्क, ये एंगुलर मोमेंटम है, एल को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, दैट इज द आई इनटू ओमेगा। ये आप रोटेशन मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स में, फिर आई इज द रोटेशनल मास या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज टॉर्क टाउ। ये होता है, इसको आप अभी जस्ट ऐसे एक्सेप्ट कर लें। इस बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसमें से ये पार्ट निकल के आया है, उसको बस ऐसे एग्जाम्पल की तरह हमने यूज़ किया है। ठीक है, वो चैप्टर का पार्ट नहीं है, ओके, एग्जाम्पल की तरह यूज़ किया है। पावर, व्हाट इज द पावर? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग द वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। अब रेट ऑफ डूइंग द वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पावर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एक आप आपको मान लीजिए कि आपका ये घर है यहाँ पे 10th फ्लोर पे। ठीक है, कोई सामान है जो आप लिफ्ट से नहीं ले जा सकते, तो आप दो बंदे हायर करके लाए। मान लीजिए 10 बोरियों का अनाज था या वॉट एवर। पर्सन वन और पर्सन टू, यहाँ पे दो पर्सन है, तो पर्सन वन एक बोरी को आधे घंटे में ऊपर पहुंचाता है, 30 मिनट में। ठीक है, और पर्सन टू उसको 45 मिनट लेता है। ठीक है, दोनों ने सेम वर्क किया, पर्सन वन ने उसे 30 मिनट में किया और पर्सन टू ने उसे 45 मिनट में किया। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पर्सन वन, तो आप कहोगे सर उसने 30 मिनट में एक बोरी को ऊपर पहुंचा दिया। अगर मैं सेकंड पर्सन के बारे में पूछूंगा व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सेकंड पर्सन, तो कहोगे सर उसको 45 मिनट ले। तो आपने टाइम के रिस्पेक्ट में बताया। तो अगर आपको केवल एक बंदा हायर करने की ही परमिशन हो, तो आपको काम जल्दी से जल्दी खत्म करना है, तो ऑफकोर्स आप पर्सन वन को हायर करेंगे, बिकॉज उसके वर्क करने की कैपेसिटी सेम है। लेकिन देखिए पर्सन वन ने भी सेम काम किया, पर्सन टू ने भी सेम काम किया। पर्सन वन ने भी बोरी को ऊपर रखा, पर्सन टू ने भी उस अनाज की वॉट एवर जो भी है उसको उस पॉइंट पे आपकी 10th फ्लोर पे रखा। वर्क दोनों ने ही सेम किया, लेकिन वन ने उसको 30 मिनट में किया, सेकंड वाले पर्सन ने उसको 45 मिनट में किया। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले की वर्क करने की कैपेसिटी सेकंड वाले से ज्यादा है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक ही को आप ऑप्शन क्या बोले, अगर आपको एक ही को हायर करना है, आपके पास ऐसी सिचुएशन है, तो ऑफकोर्स आप पर्सन वन को हायर करेंगे। तो रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये पावर ही आप देखते हैं ना, जब पानी की बोतल लगाते हैं, पानी की मोटर लगाते हैं अपने घर पे, तो वो बोलता है 1 HP की पावर है, 1 HP की मोटर है, हाफ HP की है, 2 HP की मोटर है, हॉर्स पावर की मोटर है। तो यानी वो उसके वर्क को किस रेट से कर पाएगा उसी को वहां पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, द एरिया ए ऑफ द सर्कल इज related to its diameter is given by pi by 4। अच्छा, एरिया यहाँ पे दे रखा है a इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। अब देखिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ए डिपेंडेंट वेरिएबल है और डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो किस डी के क्या रेट चेंज करेंगे तो एरिया में क्या चेंज आएगा, तो उसके लिए क्या करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ए विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, कितना हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू टू डी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पाई डी बाई टू, दैट इज द रेट। ठीक है, दैट इज द रेट। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर हो गया। ठीक है, अगर डायमीटर 1 होगा तो उस टाइम रेट होगा पाई बाई टू। अगर डायमीटर 2 होगा, डायमीटर 2 होगा तो उस टाइम रेट ऑफ चेंज होगा हो जाएगा पाई। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल एग्जांपल्स। ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसने बोल रखा है कि पी वी इक्वल टू सी बोल रखा है। एक्चुअली में फॉर्मूला होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, एक कांस्टेंट, एक फिक्स नंबर ऑफ मोल को उसने फिक्स टेम्परेचर पे रख रखा है, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी क्या, तो वो क्या हुआ पी वी इक्वल टू सी हो गया। ठीक है, अभी वो बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब P इक्वल टू हो गया C बाई वी, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा C इंटू वी की पावर -1। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकालना है आपको, नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा पी वी, हम दोबारा कर रहे हैं, पी वी इक्वल टू सी, तो वी इक्वल टू सी बाई पी, तो पी की पावर -1 हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कितना हो जाएगा, रेट ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ सी पी पावर -1, तो सी कांस्टेंट है तो सी एज इट इज बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका -1 इंटू पी की पावर -2। क्या फॉर्मूला लगाया आपने, आप लोगों को फॉर्मूला लगाया डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस सी पी की पावर -2। ठीक है, ये उस टाइम उसका रेट हो जाएगा, अगर प्रेशर में आप कुछ चेंज करोगे तो वॉल्यूम में चेंज होने का रेट हो जाएगा -c p की पावर -2। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को बॉयल्स लॉ भी कहते हैं, आप पढ़ोगे आगे, आप 10th में भी था शायद ये। फाइंड द एवरेज रेट चेंज ऑफ एरिया और एरिया ऑफ a circle with respect to the radius r as r change from 2 to 3। ठीक है, as r change from 2 to 3। अब देखिए 2 पे उसके एरिया क्या हो जाएगा, 2 पर इसका एरिया हो जाएगा, एरिया होता है ए इक्वल टू होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर हुआ क्या, 2 पे इसका एरिया हो जाएगा 4r, सॉरी पाई इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई, और 3 पे r इक्वल टू 3 पे क्या हो गया उसका पाई इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई। व्हाट इज द चेंज इन दिस केस, डेल्टा v इक्वल टू व्हाट, डेल्टा इक्वल टू व्हाट 9 पाई माइनस 4 पाई, दैट इज इक्वल टू 5 पाई। अब यहाँ पे 5 पाई, इसमें आप पॉइंट आता है कि हमने डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको याद होगा डिफरेंशिएशन उससे जस्ट आगे वाले एक छोटे नंबर के लिए किया जाता है, जब नंबर बड़ा हो, जैसे 2 से 3 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, तो दिस इज अ बिग डिफरेंस, 2 से 3 पूरा एक इंटीजर जा रहा है, और डिफरेंशिएशन किया जाता है कब किया जाता है, जब उसी इंस्टेंट पे मुझे रेट चाहिए होता है, उससे इंस्टेंट से जस्ट छोटा सा आगे बढ़ते हैं, वहां पे हम रेट निकालते हैं। तो ये क्या हुआ, दिस इज द, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम मान लिया, इसका एरिया मान लिया A1 और यहाँ पे एरिया मान लिया A2। इन दिस केस चेंज आएगा, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन A2 माइनस A1। ठीक है, 2 से लेके
2 से लेके 2.5, तो सेम लगा देंगे आप, सेम केस लगा देंगे, ठीक है। 2 से लेकर 2.1, तो उसके लिए भी आप सेम ही लगाएंगे। अभी क्या हो जाएगा 2 से लेकर 2.1 के लिए, पहले के लिए एरिया हो जाएगा a इक्वल टू पाई इंटू 2 का स्क्वायर, और ए फाइनल हो जाएगा पाई इंटू 2.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज द डेल्टा ए, पाई इंटू 2.1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, पाई इंटू 2.1 माइनस 2 इंटू 2.1 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1 पाई इंटू 4.1, 4.1 हो गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.41 पाई, ठीक है। 0.41 पाई, ठीक है। यहाँ पे 4.1 पाई है, नहीं यहाँ पे आएगा आंसर 0.41 पाई, क्लियर। करेक्शन कर लीजिएगा उसको। 0.1 भी, जो 1.1 भी रेडियस में चेंज हो रहा है, ये भी एक बड़ा नंबर है। मैक्सिमम मिनिमम, देखिए क्या हुआ, जैसे आपने ग्राफ ड्रॉ किया, शायद मैंने इधर ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। x1 से इस जस्ट पॉइंट पे, पहले वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, x1 से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो ये आया, इससे इस पॉइंट पे गए तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा क्या। और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे किस पे, x1 पे, तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ठीक है। और x2 पे लाइन खींचोगे तो टेंजेंट फिर से हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा जा रहा होगा, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने पे लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो यानी इस पॉइंट पे x1 पे आपने जब टेंजेंट ड्रॉ किया, या फिर x2 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वहां पे tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी अगर कर्व, अब कर्व तो कैसा भी हो सकता है ना, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। तो जहां पे वो अपनी वैल्यू मैक्सिमम गेन कर रहा होगा, तो उस पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स पे, यानी अब ये x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, ठीक है। तो जिन पॉइंट पर आपका वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा गेन कर रही होगी, उस पॉइंट पे फंक्शन पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा, यानी उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx, जो कि स्लोप m है, जो कि tan थीटा की वैल्यू है, वो हो जाएगी 0, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे ग्राफ मैक्सिमा या मिनिमा गेन कर रहा है, तो उसके लिए आप उस पॉइंट पे डेरिवेटिव कर देंगे, तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा गेन कर रहा होगा। तो अब वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो देखिए उसके लिए कैसे निकालेंगे। देखिए अगर मैक्सिमा है, तो अब देखिए x1 और x2 दो पॉइंट है। अब ये एक वाइड चैप्टर है का, फिर कैलकुलस का एक वाइड चैप्टर है, तो हम यहाँ पे एक ही केस कंसीडर करते हैं, नीचे वाले ग्राफ को देखिए, इस वाले ग्राफ को, ठीक है। अब यहाँ पे x1 पे मैक्सिमा है और x2 पे मिनिमा है, x2 पे मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू गेन कर रहा है। तो x1 से पहले जब आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो क्या हर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, तो क्या उसका स्लोप डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज होते होते क्या हो गया, 0 हो गया। फिर इस पॉइंट पे गया, फिर स्लोप इंक्रीज करने लगा, ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट कैसे निकालोगे, आप उस पॉइंट पे डेरिवेटिव कर दो dy ओवर dx, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो, तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे x1 x2 x3, वो सारे पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा होगी, ठीक है।
ठीक है, तो मैक्सिमा कब होगी? आपने देखिए इस नीचे वाले ग्राफ से देखिए, अगर आपने इससे पहले टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसकी वैल्यू क्या आती है? थीटा 1 आती है क्या? थीटा 1 आई, और उसके बाद आपने 2 पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो थीटा 2 आ गया, थीटा 2 आ गया, तो ऑफ कोर्स थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, इसका मतलब tan थीटा 2 इज ऑल्सो लेस देन tan थीटा 1। ठीक है, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, जैसे ज्यादा स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया, और फिर अब स्लोप निगेटिव होने लगा। ठीक है, तो निगेटिव हो गया, उसके बाद 4 पे क्या हुआ? स्लोप निगेटिव हो गया, फिर 4 निगेटिव हो गया, स्लोप निगेटिव हो गया, तो अभी क्या हुआ? फिर से स्लोप डिक्रीज होने लगा। ठीक है, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जैसे आपने डी एम ओवर डी एक्स निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा? डी ओवर डी एक्स, एम क्या है यहाँ पे? स्लोप, डी ओवर डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? d2y/dx²। तो ये स्लोप जो है, अगर ये निगेटिव है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर, यानी 3 वाले पॉइंट पे वो मैक्सिमा वैल्यू गेन करेगा। देखिए यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ना कि पहले ये वैल्यू क्या हुआ, ये बढ़ी थी बढ़ी थी बढ़ी थी बढ़ी थी, फिर हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल के बाद डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज होने लगी। ठीक है, डिक्रीज होने लगी तो क्या हुआ? ये पीक आ जाएगा ना, तो पीक आ जाएगा, तो वो पॉइंट आ गया आपका जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, और अगर वो लेस देन 0 है तो उसका मतलब वो मैक्सिमा है। ठीक है, और मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा? फिर से आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और उस पॉइंट पे अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो मिनिमा है। ठीक है, ठीक है, तो आपने पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, डी वाई ओवर डी एक्स निकाला। ठीक है, इसको 0 पुट के लिए तो आपको एक पॉइंट x2 मिल गया, तो x2 पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, तो आप क्या करोगे? फिर से इसको सेकंड डेरिवेटिव कर दोगे, d2y ओवर dx²। ठीक है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? आपने x इक्वल टू x2 रख दिया इस फंक्शन में, ये जो भी फंक्शन है उसमें x इक्वल टू x2 रख दिया, और अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब वो उस पॉइंट पे x2 पर मिनिमा वैल्यू होगा। ठीक है, तो f ऑफ x2 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्या सीखा यहाँ से? यहाँ पे फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ इसको। अगर आपको पॉइंट निकालना है वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो आप क्या करोगे? केवल फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, डी आई और डी एक्स, वो 0 हो जाएगा, तो वहां से आपको x1 x2 x3 वैल्यूज मिलेंगे। तो अगर x1 x2 x3 में मैक्सिमा का है तो आप क्या करोगे? फिर से डेरिवेटिव कर दोगे y को, d2y ओवर dx²। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपने उसमें फिर फंक्शन में x1 रखा, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब वो वहाँ पे मिनिमा है। अगर वो लेस देन 0 आता है, d2y ओवर dx² लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे वो मैक्सिमा है। याद रखिएगा। अब बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कैलकुलस में। प्रॉब्लम कर रहा है कंप्यूटर आज। ओके, एग्जांपल यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो पहला फंक्शन दे रखा है उसने, देखिए y इक्वल टू 25x² प्लस 5 माइनस 10x। ठीक है, तो ये होता है 50। ओहो, सॉरी, एक मिनट। ये कितना हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, ये y दे रखा है आपको। ठीक है, तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा तो क्या करेंगे आप? dy ओवर dx निकालेंगे, dy ओवर dx को आप क्या पुट करेंगे? 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपने क्या किया? d ओवर dx ऑफ
25x² प्लस 5 माइनस 10x, तो कितना हो जाता है 50x प्लस 0 माइनस 10। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 1/5। तो 1/5 पे ये मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या कर देंगे d/dx ऑफ सेकंड डेरिवेटिव कितना किसका निकालेंगे dy/dx माइनस 10x, तो कितना आता है 50। ठीक है, तो d/y/dx² इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1/5 पे इसका ये वैल्यू मिनिमम आएगी। x इक्वल टू 1/5 पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। अब ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो अब किस फंक्शन की आप मिनिमम या मैक्सिमा निकालें, इस वाले फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमम निकाल लेना। तो इस फंक्शन में वैल्यू रख देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 इंटू 1/5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 इंटू 1/5। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, the value is minimum and the minimum value is 4। क्लियर। सेकंड फंक्शन उसने दे रखा है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये हमने निकाल लिया है। सेकंड फंक्शन दे रखा है उसने y इक्वल टू y इक्वल टू 9 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, पहले पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे dy/dx निकालोगे। तो d/dx ऑफ 9 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, फिर x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो माइनस x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा इंटू x माइनस 3 की पावर 2 माइनस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ x माइनस 3 करेंगे हम। तो x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, देन द वैल्यू इज व्हाट माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है, अब इसको आपने 0 पुट किया तो x इक्वल टू 3 पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द dy/dx, या फिर y प्राइम की वैल्यू कितनी आई माइनस 2x प्लस 6, y डबल प्राइम की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी, -2 आएगी, तो f डबल प्राइम लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी, उसके लिए क्या करोगे आप फंक्शन में x इक्वल टू 3 रख देंगे। तो व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन इज दिस y इक्वल टू 9 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस x माइनस 3 यानी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना हो गया 9, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 9। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत ही बढ़िया पार्ट है। सुनिए, जैसे एक कर्व है, अब इसको ढंग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो पीसी प्रॉब्लम दे रहा है आज।
देयर टू कर्व्स ड्रॉ कर लिया, बस ऑलमोस्ट हो गया। देयर टू कर्व्स y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है। तो अगर आपको इस लाइन के नीचे का एरिया निकालने को कहा गया तो आप क्या ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट हुआ x इक्वल टू 3 हो गया, और लेट्स द इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू 2x। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट इज 6। ये हो गया 6 और ये हो गया 3 लेंथ, ये हो गया 3, ये हो गया 6। व्हाट इज द एरिया A? A इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है। तो ये 9 यूनिट स्क्वायर हो गया, ओके। अभी इसी जगह कोई दूसरा कर्व हो जाए, इसी जगह अगर कोई दूसरा कर्व आ रहा है, पैराबोला कर्व, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। x इक्वल टू आपने 3 लिया, तो यहाँ पे कितना आया? 9 आया क्या? 9 आया। तो अगर आप अभी एरिया निकालने की कोशिश करेंगे ट्रायंगल से, तो क्या होगा? इस ट्रायंगल के नीचे का एरिया आएगा, लेकिन एक्चुअल एरिया क्या है? एक्चुअल एरिया तो ये, एक्चुअल एरिया क्या है? एक्चुअल एरिया तो ये है, ओके। तो इस केस में आप क्या करते हैं एरिया निकालने के लिए? आप यहाँ से एक जनरल डिस्टेंस x पे जाइए और वहां से एक पतली सी स्ट्रिप dx की काट लीजिए, ठीक है। तो ये एरिया, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये y की हो जाएगी, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये x होगी। तो अगर आपने इसे मैग्नीफाई किया, तो मैग्नीफाई करेंगे तो कैसे आएगा? इसको मैं इस वाले एरिया को मैग्नीफाई कर रहा हूँ, उसको मैं लेट से कर दे रहा हूँ, इस एरिया को मैं मैग्नीफाई किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये इस तरह से लाइन ही, दूसरी लाइन इस तरह से है। अगर आपने, ये x पॉइंट था, ये कितना हो गया? ये हो गया x प्लस डेल एक्स। डेल एक्स बहुत छोटा ले लिया तो क्या हो जाएगा? डेल एक्स बहुत छोटा ले लेंगे तो आप वो, ये लाइन छोटी हो जाएगी क्या? इस साइड आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी, तो लाइन छोटी हो जाएगी। लाइन जब छोटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपने डेल एक्स बहुत छोटी लिया तो वो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये लेंथ जिसकी हाइट हो जाएगी y और उसकी थिकनेस हो जाएगी x, डेल एक्स। व्हाट इज द डिफरेंशियल एरिया ऑफ दैट पार्ट? dA इक्वल टू y इंटू डेल ए लिखता हूँ, डेल ए y इंटू डेल एक्स। तो उस छोटे से पार्ट का एरिया डेल ए इक्वल टू y इंटू डेल एक्स होगा। तो अगर आपने लिमिट डेल एक्स यानी लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 ले लिया और डेल ए कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? y इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? छोटा सा एरिया डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया आप ऐड कर दो, तो क्या करेंगे? समेशन ऑफ डी ए इक्वल टू व्हाट? y इंटू डी एक्स, समेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। तो अभी ये एरिया बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत सारी स्ट्रिप बनेगी। मान लीजिए बहुत फाइन थिकनेस बना दी आपने, तो बहुत सारी स्ट्रिप बन जाएंगी ना, तो इसको कहते हैं आप इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज ए टाइप ऑफ समेशन, यानी सबका ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ओके। तो जो टोटल एरिया आ जाएगा कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। एंड व्हाट इज द टोटल एरिया? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द, एरिया अंडर द कर्व, area under the curve is the, area under the curve is the y into dx, y into dx, ठीक है। ओके, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू y into dx, ठीक है। अभी इसमें कभी कभी देखिए, इसको कहते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या है? कि आपने बस उस फंक्शन को इंटीग्रेट किया है, कहां से लिए कहां तक इंटीग्रेट किया है ये नहीं पता।
अब जैसे कंसीडर कर लीजिए कि कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पे एक पॉइंट कि एरिया हमें एक पर्टिकुलर पार्ट में ही निकालना है। एक मिनट मुझे दीजिए। जैसे इस पॉइंट से निकालना है आपको, इस पॉइंट से व्हाट इज द इशू टुडे, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक के बीच में एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना है। तो x1 पॉइंट आया ये, और यहाँ से x2 तक गया ना, x1 से लेके x2 तक आपने पार्ट को इंटीग्रेट किया, x1 से लेके x2 तक के पार्ट को इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो उस केस में आप जब y इंटू एरिया उस साइड उसका एरिया निकालने a, तो आपने y इंटू dx निकाला, तो उसमें आपको लिमिट रखनी पड़ेगी फ्रॉम वेयर x1 टू x2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एरिया A2 है वो एरिया आ जाएगा, जहाँ पे x1 से लेके x2 तक जो एरिया निकाल रहे हो उस प्लेट का एरिया ही आपको मिल जाएगा। तो दैट इज द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x1 टू x2। तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये पार्ट क्या हो गया यहाँ पर, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो, y इंटू डी एक्स कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स आपने इंटीग्रेशन किया, वो इंटीग्रेट हो गया, आ गया कैपिटल Y। यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है, उसके रीजन है, आप इसको अभी जस्ट एज इट इज याद कर लीजिए, उसका आप कैलकुलस में रीजन पढ़ेंगे, और नीट वाले इसको जस्ट एज इट इज याद कर लें। तो मैक्सिमम टाइम आप c इक्वल टू 0 लेते हो, लेकिन इन क्वेश्चन डिमांड में क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा उन्होंने यानी आपको इंटीमेट कर रखा है कि भाई वहां पे c 0 नहीं है, तो आप c को 0 नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि c को अगर आप 0 ले लोगे तो वो y तो आ ही रहा है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ऐसा पॉइंट दिया हो जिससे आपको यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करना पड़े। तो अगर आपने अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप c इक्वल टू 0 ले सकते हो, लेकिन अगर वहां पे क्वेश्चन में उसने कुछ ऐसा बोल रखा है कि c 0 नहीं लिया जाता, तो आप c 0 नहीं है तो वहां पे आपको c अपनी तरफ से लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स इक्वल टू वॉट, y प्लस c, ठीक है। c कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ओके। अच्छा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द रिवर्स प्रोसेस। अगर आप एक फंक्शन है, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ओके। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 हो जाएगा क्या, ऊपर n इक्वल टू 3 है ना, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4/4 हो जाएगा, ओके। अगर आप डिफरेंशिएट कर दें डी ओवर डी एक्स ऑफ प्लस सी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, तो सी का डेरिवेटिव हो गया 0, 4x³/4 प्लस 0, तो दैट इज द x³ तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस, ओके। यहाँ आपको कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रखे हैं हमने अपने नोट्स पे, वो आपको याद रखने हैं, ओके। इसके डेरिवेशन या व्हाटएवर जो भी है चीजें, वो आप 12th में आराम से पढ़ोगे, लेकिन अभी आज के टाइम पे आपको ये याद रखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, ये मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
तो इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हो जाएगा, तो आप वन को क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर जीरो लिख सकते हो, dx तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो ये हो जाएगा x, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज x, ठीक है, साइन के एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स इक्वल हो जाता है वन बाई के माइनस कॉस के एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos के एक्स माइनस साइन के एक्स बाई के, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x। अब tan x का डेरिवेटिव कितना होगा, sec स्क्वायर x हो जाता है, उल्टा देखिए tan x का अगर आप डेरिवेटिव कर दोगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इक्वल टू माइनस cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec tan x इक्वल टू sec x। अब sec x का डेरिवेटिव करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इक्वल टू होता है sec x tan x, ठीक है, ये आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इक्वल टू माइनस cosec x। 7th नंबर का फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इक्वल टू माइनस cosec x, तो cosec x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, माइनस cosec x cot x आता है ना, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 एग्जांपल दे रखे हैं, बस ये प्रैक्टिस के लिए है, कर लेने हैं आपको, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 बाई 6, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट c, प्लस एक कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स dx इज व्हाट, क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एक्स, 1 बाई अंडर रूट एक्स कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस 1 बाई 2 dx हो गया क्या, दैट इज इक्वल टू x की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, दैट इज x की पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x अंडर रूट एक्स, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इक्वल टू माइनस cos 2x बाई 2, ये आपको बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 2, तो ये 1 बाई 2 नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 2, तो 1 बाई 2 आएगा ना नीचे, 1 बाई 2 में से 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ x cos x इसकी जरूरत नहीं पड़ती है मैक्सिमम, लेकिन अब है पार्ट में तो हम बता देते हैं, इसको हम यूज करते हैं ILATE, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मानते हो, तो इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्राइक ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, तो इसमें आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos x, और फिर फुल का इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x माइनस dy ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dy ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना हो जाएगा cos x, और cos x फर्स्ट x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस dx, तो यहाँ पे आ जाएगा x sin x
और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू व्हाट, cos x प्लस cos x। ठीक है, ठीक है। तो अगर एफ एक्स, कॉन्सेप्ट क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स का यूज दे रखा है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें आपको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा एंड सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड टोटल का इंटीग्रेशन। कांस्टेंट है तो यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो रहा है साथ में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 5x पावर n dx, ओके, तो कितना हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस टू, तो ये इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 -2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस एक कांस्टेंट सी रख देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5x प्लस सी, ओके। बाई पार्ट इंटीग्रेशन हुआ ये, बस यही सिंपल मेथड्स हैं उसके। आप असाइनमेंट जब करोगे तो काफी, असाइनमेंट जब डिस्कस करेंगे तब काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। एक रीडिंग घर पे लेकिन फिर भी लेना जरूरी है। सब कुछ आप केवल ऑनलाइन लेक्चर पर डिपेंड मत रहे। ऑनलाइन लेक्चर बस एक सब्स्टिट्यूट है कि चीजें ढंग से चलती रहे। क्लासेस आएंगे तब आप लोग इसको ढंग से, हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे बस तब, ओके। ये वाले पार्ट हम छोड़ देते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, डीप में पढ़ा दिया, ठीक है। इसमें पावर रिडक्शन हो जाता है, एक्चुअली पावर रिडक्शन होगा, साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस टू एक्स को फंक्शन में ले जाते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और कॉस स्क्वायर को सिमिलर फिर से कॉस टू एक्स के फंक्शन में ले जाते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं। स्क्वायर वाला पार्ट एकदम से इंटीग्रेट नहीं होता। डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, अगर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो, उसकी लिमिट दे रखी, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, अब इसको इंटीग्रेट कहां से करना है, कहां तक करना है, -1 से लेके 4 तक, तो 3 बाहर आ गया, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया -1 से लेके 4 तक, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो 3x फ्रॉम -1 to 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस ऑफ -1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, तो ये आता है 15। अब इंटीग्रेशन ऑफ इस पार्ट को देख लीजिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू a dx, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू a, तो कितना हो जाएगा a क्यूब बाई 3 हुआ क्या, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx -3 से 5, तो कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 -3 टू 5, 1/2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे आएगा 5 की पावर 2 माइनस -3 की पावर 2, तो आता है ये 1/2
इंटू 25 माइनस 9 तो आएगा 1/2। 25 माइनस 9 कितना हो गया 16। तो ये आएगा 8। ओके। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए, चेंज इन वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए किया जाता है। एरिया अंडर द कर्व, आप अभी इसी को याद रखें। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो वो मैंने आपको शायद ड्रॉ करके बताया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने dx ले लिया, इस पार्ट का एरिया ले लिया उसने छोटा सा। तो इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, डी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका y इंटू डी एक्स। और टोटल एरिया के क्या हो जाएगा, आप इंटीग्रेट कर दोगे। टोटल एरिया ए क्या हो जाएगा, आप इंटीग्रेट कर दोगे डी ए को, एंड दैट इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू y इंटू डी एक्स। और फिर कहाँ से कहाँ तक निकालना है, इस केस में हमें a से लेके b तक निकालना है। लिमिट x पे लग रही है ना, x पे लिमिट लगती है तो a से लेके b तक। ठीक है, ओके। चलिए, इसके असाइनमेंट थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। इसका असाइनमेंट आप टेलीग्राफ से उठा लीजिए, टेलीग्राम से उठा देते हैं, उठा लीजिएगा और उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और बाकी हम उसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, डिस्कशन क्लास में डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे वो लेक्चर नहीं आते। चलिए, गुड नाइट।